नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ईओआरओ की पार्ट बी की धारा 26 से लेकर के 30 तक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों सब्सक्राइब कर ले और पिन कमेंट में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर जाकर के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। वहां पर इसकी सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। मित्रों, आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने यूट्यूब पर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चैनल पे जाइएगा, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको इस तरह से बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। अभी तक 6-7 क्लासेस आपको वहां पर अवेलेबल करवा दी। आज हमारी 8वीं क्लास है जो धारा 26 से लेकर के 30 तक, यानी कि हर वीडियो में, हर पैकेट में हम आपको 5 धाराएं करवा रहे हैं। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर क्लास रेगुलर दीजिएगा, तो क्लास रेगुलर ही मिल रही है। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बहुत जल्दी आपको डेली बेसिस पे क्लासेस और उसका टाइम आपको बता दिया जाएगा और आपका पूरा सिलेबस पार्ट बी का यहाँ यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। मित्रों, इस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, सारे वीडियो देखिएगा। आइए जनता जनार्दन की जय बोल करके आज हम करते हैं सेशन अपना, और उसमें धारा 26 से लेकर के 30 तक। धारा 26 कह रही है निर्वाचन में मत देने की रीति। धारा 25 जो पिछली थी वो इससे जुड़ी हुई है। उसमें था निर्वाचन में मत देने का अधिकार, अधिकार क्या था और इसमें किस रीति से मत दिया जा सकता है, वो रीति क्या होगी, वोटिंग किस तरह से होगी, उसको लेकर के इसमें बात की गई है। क्या ऐसे प्रत्येक निर्वाचन में जिसमें मतदान होता है मत पत्र द्वारा, पहली बात तो लिखी यहाँ पर, मत पत्र द्वारा ऐसी रीति से मत दिए जाएंगे जैसे विहित की जाए, जो निर्धारित की जाए, जिस तरह से निर्धारित की जाए मत पत्र द्वारा, बैलेट द्वारा वोट किए जाएंगे। और कोई भी मत परोक्षी के माध्यम से नहीं लिए जाएंगे। तो कैसे लिए जाएंगे? प्रत्यक्ष मतदान किया जाएगा, प्रत्यक्ष मतदान होगा, यानी कि जो वोटर है उसको खुद को आना पड़ेगा, किसी और को वो नहीं भेज सकता। परोक्षी का मतलब है किसी और को भेज दे और कह दे कि जाओ आप मेरा वोट देके आ जाओ, फलाने व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ उसको मेरा वोट देके आ जाओ। नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा। आप खुद जाओ और उसको वोट देके आओ, तभी वो वोट जो है कास्ट हो सकेगा। प्रत्येक निर्वाचक का एक मत होगा। ऐसा नहीं कि कोई एक चाहे तो 10 वोट दे सकता है, 10 जनों को वोट देने नहीं दिया, नहीं। प्रत्येक निर्वाचक का एक मत होगा। यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक उम्मीदवारों को मत देता है तो मतों की गणना के समय उसके द्वारा दिए गए सभी मत शून्य मानकर नामंजूर कर दिए जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, एक वोटर का एक ही वोट होगा, एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा, और यदि वो एक से ज्यादा उम्मीदवारों को वोट देने की कोशिश करता है तो उसके सारे वोट जो अभी तक उसने दिए वो सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी मतदान मशीनों से भी किया जा सकता है। और यहाँ पर बात की गई है मशीन कौन सी? ईवीएम से। पहले वाले में देखा कि जो मत पत्र है, बैलेट है, उससे या कोई और विहित रीति से अगर निर्धारित करे तो मतदान किया जा सकता है। यहाँ कह रहे हैं मशीनों से ऐसी रीति से जो विहित की जाए, जो निर्धारित की जाए, मत देना और अभिलिखित करना किसी नगर पालिका के ऐसे वार्ड या वार्डों में अंगीकृत किया जा सकेगा जिन्हें राज्य निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे। यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहे तो नगर पालिका के जो चुनाव है वो ईवीएम के माध्यम से भी करवा सकती है। स्पष्टीकरण दे रखा है। उपधारा 3 के प्रयोजन के लिए मतदान मशीन से अभिप्रेत है मत देने या अभिलिखित करने के लिए प्रयुक्त कोई मशीन या साधित्र, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा या अन्यथा किसी और रूप से प्रचालित हो, और इस अधिनियम या तद्दीन बनाए गए नियमों में मत पेटी या मत पत्र के प्रति किसी निर्देश का अर्थ अन्यथा या उपबंधित के सिवाय इस प्रकार लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत जैसे कि किसी मतदान मशीन का किसी निर्वाचन में प्रयोग होता है, जैसे मतदान मशीन के प्रति निर्देश है। कुल मिला के ये स्पष्टीकरण किया गया है कि जो ईवीएम है उससे किस तरह से काम होगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई। परोक्षी से कोई वोट नहीं होगा। वोट देने की रीति में एक व्यक्ति का एक ही वोट होगा, एक से ज्यादा वोट देगा तो खारिज हो जाएगा। सरकार चाहे, ईवीएम राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो यहाँ पर वो है मशीनों का प्रयोग भी कर सकता है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईओआरओ की राजस्थान की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही नॉमिनल से फीस में, जिसमें आपको मिलेंगे फुल लेंथ के 20 जिसमें आपको टोटल 20 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 10 शेड्यूल वाइज टेस्ट है। पहला टेस्ट हो चुका है, वो सबके लिए फ्री है। आप जाकर के ऐप पे उस टेस्ट को दीजिएगा और ये जो सारे टेस्ट है ये आपके होली से पहले कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। 26 जनवरी से पहले 10 टेस्ट शेड्यूल वाइज हो जाएंगे और 6 मार्च से पहले सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इस टेस्ट को करने के लिए हम लोग आपके लिए शेड्यूल जारी करते हैं। इस तरह का शेड्यूल होता है जो कि आपको सिलेबस के हर सब्जेक्ट से यहाँ पर हमने टॉपिक दिए हैं ताकि एक समग्रता, एक विविधता बनी रहे। और एप्लीकेशन पर आपके जो टेस्ट है, ये पहला टेस्ट हमने सबके लिए फ्री कर दिया है। आप जाकर के यहाँ पर टेस्ट दीजिएगा और इस टेस्ट को देने के बाद आपको पता लगेगा कि क्वालिटी कैसी है। हर टेस्ट का शेड्यूल भी हमने इस तरह से आपके लिए दे रखा है, तो आप जाकर के यहाँ से ज्वाइन कीजिएगा। आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि आपको बहुत फायदा होने वाला। अगली धारा की ओर बढ़ते हैं।
धारा 26 के बाद धारा 27। धारा 27 कह रही है कि आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएगी। यदि कोई सीट पर निर्वाचन हो गया और वो सीट खाली हो गई अचानक रूप से, फिर वो भरी कैसे जाएगी उसके बारे में लिखा है। किसी सदस्य के पद पर समय व्यतीत हो जाने से अन्यथा होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति उपधारा 4 इसी की उपधारा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपनिर्वाचन से भरी जाएगी। कैसे भरी जाएगी? उपनिर्वाचन से भरी जाएगी। उपनिर्वाचन से, बाई इलेक्शन से भरी जाएगी। कैसे होगी उपनिर्वाचन? देखते हैं। जो किसी साधारण निर्वाचन के लिए विहित रीति में यथाशक्य शीघ्र करवाए जाने के लिए नियत किया जाएगा। धारा 4 में लिखा है कि उसके लिए 6 महीने के भीतर भीतर उपनिर्वाचन होने जरूरी है। तो यदि कोई सदस्य चुना गया 5 साल के लिए, 2 साल बाद ही वो पोस्ट किसी भी कारण से खाली हो गई, या उसने त्याग पत्र दे दिया, या उसका निधन हो गया, या उसको हटा दिया, कोई भी कारण से खाली होगी, तो नया जो सीट है वो किससे तय होगी? वो उपनिर्वाचन से तय होगी। अगली उपधारा कह रही है उपनिर्वाचन में निर्वाचित कोई सदस्य केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर वह निर्वाचित हुआ तब पद धारण करने का हकदार होगा। इसको सरल भाषा में ऐसे समझो कि शेष कार्यकाल के लिए। ये तो एक्ट की भाषा है, अब सरल भाषा यह है कि शेष कार्यकाल के लिए। उदाहरण से समझो, ए व्यक्ति था, कोई नगर पालिका का सदस्य चुना गया, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और 2 साल बाद ही वो पद खाली हो गया किसी भी कारण से, कारण चाहे कोई भी रहो, 2 साल बाद खाली हो गया, तो उपनिर्वाचन होगा। तो वो शेष 3 साल के लिए ही कार्यकाल उसका होगा। उसका कार्यकाल कितना होगा? शेष 3 साल के लिए ही वो निर्वाचित होगा। ये बात कर रहा है उपधारा 2। जब किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने से कोई रिक्ति हो तो ऐसी कंडीशन में किसी भी वार्ड में एससी या यथास्थिति एसटी या पिछड़े वर्ग की किसी सदस्य के लिए आरक्षित किसी स्थान हो तो ऐसी रिक्ति उस जाति या जनजाति या वर्गों के लिए किसी सदस्य द्वारा भरी जाएगी। बिल्कुल सरल सा है कि यदि एससी से सीट खाली हो तो नया सदस्य भी एससी से ही बनेगा। एसटी का हो तो नया सदस्य जो उपनिर्वाचन होगा वो एसटी का ही होगा। यदि कोई ओबीसी का हो या बीसी का हो तो जो नया सदस्य बनेगा वो भी बीसी से ही बनेगा। ये ध्यान रखना। किसी भी वार्ड में किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान हो तो ऐसी रिक्ति भी महिला द्वारा ही भरी जाएगी। और यदि कोई वुमन की पोस्ट खाली हो और कोई भी सदस्य जो विमन थी और विमन से खाली हो तो वहां पर जो नया सदस्य बनेगा वो महिला ही बनेगी। ये इस बात में कहा गया है। जहां कोई रिक्ति किसी निर्वाचित सदस्य की मृत्यु हो जाने, उसकी त्याग पत्र देने या उसे हटा दिए जाने या उसके निर्वाचन के परिहार के कारण होती है और उस सदस्य की पदावधि घटनाओं के साधारण अनुक्रम में रिक्ति होने के 6 मास के भीतर पर्यवेक्षित हो गई होती है, वहां राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि रिक्ति को अगले सामान्य निर्वाचन तक न भरा जाए। इसको ऐसे समझो, मान लो एक सदस्य है ए, उसकी 2 साल बाद निधन हो गया, किसी भी कारण से इनमें से हट गया, त्याग पत्र दे दिया, तो नया चुनाव के बाद वो 3 साल के लिए होगा। लेकिन इसी ए की यदि 4.5 साल बाद ये पद खाली होता है तो फिर ये उपचुनाव नहीं होंगे, नए चुनावों के साथ ये भरे जाएंगे। किसके साथ भरे जाएंगे? नए चुनाव के साथ भरे जाएंगे। अब है धारा 28 निर्वाचन अपराध। ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन अपराध अभी हमने देखा धारा 26 और 27। 26 में देखा कि निर्वाचन की मत देने की रीति क्या होगी और 27 में हमने देखा कि आकस्मिक रिक्तियों को किस तरह से भरा जाएगा। 28 में देख रहे हैं निर्वाचन अपराध, कौन कौन से अपराध निर्वाचन अपराध में आएंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और इसकी धारा 125 से लेकर के 136 तक लगातार जितने भी है सब 125, 126, 127, 27 क, 28, 129, 130, 131, 132, 132 क, 133, 134, 134 क, 134 ख, 135, 35 क, 35 ख, 35 ग और 136 इनके उपबंधों के प्रभाव इसमें भी माने जाएंगे। ये धाराएं हैं, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की है और इसमें जो अपराध दे रखे हैं वो इस एक्ट में भी माने जाएंगे। किस तरह से? उनमें निर्वाचन के प्रति जो निर्देश है वो इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के प्रति निर्देश माने जाएंगे। इन धाराओं में जो निर्वाचन के प्रति निर्देश दे रखे हैं उनको आरएमए राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2009 के प्रति निर्देश ही माने जाएंगे। उनमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति निर्देश, वार्ड के प्रति निर्देश होंगे। इनमें यदि कोई निर्देश किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रति दिए गए होंगे, यानी निर्वाचन क्षेत्र क्या, या तो संसद क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र, तो यहां पर वो क्या समझा जाएगा? वार्ड समझा जाएगा। धारा 125 और 127 इसके अधीन कौन से? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की है ये धारा। ये धारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की है। इसमें लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के अधीन, उसकी जगह हमको क्या समझना है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन। पहली बात क्या समझा हो गया? लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 और 127 इसमें एक बात लिखी गई है। क्या लिखा गया है? इस अधिनियम के अधीन तो हमें क्या समझना है? उसकी जगह हमें समझना है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अधीन, बस यही है। और दूसरा धारा 134 और 136 देखिए, दोबारा समझो। राजस्थान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 और 127 में जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि इस अधिनियम के अधीन, कौन से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन, उसको हमको क्या समझना है कि नगर पालिका अधिनियम 2009 के अधीन। और धारा 134 और 136 में लिखा हुआ है इस अधिनियम के द्वारा या अधीन, उसको हमें समझना है कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के द्वारा या उसके अधीन प्रतिस्थापित कर दी गई, बस। यानी कि बाकी सारी की सत्या एज इट इज रहेगी। ये चीज जो लिखी हुई है इस अधिनियम के अधीन मतलब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अधीन, वो समझ लेंगे। और 134 और 136 धारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में लिखा हुआ है इस अधिनियम के द्वारा या अधीन, तो हमको समझना है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के द्वारा या अधीन। धारा 135 ख की उपधारा 1 के शब्दों लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा, ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनके स्थान पर हमको क्या समझना है? नगर पालिका का वार्ड समझना है। तो भाई जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए लागू होता है, तो वहां निर्वाचन क्षेत्र या तो लोकसभा का क्षेत्र होगा या विधानसभा का क्षेत्र होगा, और यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र है जो वार्ड है, तो ये नगर पालिका का वार्ड समझा जाएगा। तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई उम्मीदवार जो स्वयं या अपने प्रस्तावक के माध्यम से निर्वाचन में निर्वाचित होने के आशय से अपने नाम निर्देशित पत्र में या अपने शपथ पत्र या किसी कथन या यथास्थिति किसी घोषणा में जिसे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नाम निर्देशन पत्र के साथ परिदत्त किया जाना अपेक्षित है उसमें मिथ्या सूचना देता है, या जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास है कि जो मैं दे रहा हूं वो झूठी है, या फिर कोई सूचना छिपाता है, ऐसा करता है, तो वो किस में आएगा? वो निर्वाचन अपराध में आएगा। और निर्वाचन अपराध में यदि वो आएगा तो क्या होगा? उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 6 मास तक की हो, वो या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। यदि वो कोई भी झूठी सूचना देता है, अपने नॉमिनेशन फॉर्म में कोई झूठी सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है, या उसको ये विश्वास है कि जो मैं सूचना दे रहा हूं वो झूठी है, मिथ्या है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसे कारावास की सजा हो सकती है। कितनी? 6 महीने का कारावास, 6 महीने का कारावास, या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, या उस पर, ये दोनों हो सकते हैं। अगला है भ्रष्ट आचरण। इलेक्शन में करप्शन में भ्रष्ट आचरण कैसे माना जाएगा उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहां दे रखी है। इस अधिनियम के अधीन, कौन से? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अधीन किसी निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। किस किस को? पहला, रिश्वत, कोई भी टाइप की रिश्वत, अर्थात किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान यानी कि ऐसा गिफ्ट, प्रस्थापना या ऐसा वचन, ऐसा कोई प्रॉमिस है ना, गिफ्ट प्रॉमिस, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली उद्देश्य यह हो कि क्या उद्देश्य हो? ऐसा कोई भी रिश्वत, ऐसी कोई भी जो है गिफ्ट देना है, ऐसा प्रॉमिस करना है ना, ऐसी कोई भी ऑफर देना है। प्रस्थापना मतलब ऐसा कोई भी ऑफर देना है जिसका उद्देश्य क्या हो? जिसका उद्देश्य यह हो कि किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने, या अपनी उम्मीदवारी वापस लेने, या कोई निर्वाचन लड़ने से हट जाने के लिए कोई अगर दे रहा हो। मान लो कोई उम्मीदवार ए है, वो बी को कह रहा है कि मैं तुम्हें इतने रुपए दूंगा और तुम जाकर के जो इस इलेक्शन से हट जाओ, या तुम्हें मैं दूंगा ए के पक्ष में, तुम इतने में खड़े हो जाओ या अपनी उम्मीदवारी वापस ले लो, तो वो किस में आएगा? वो भ्रष्ट आचरण में आएगा, और धारा 29 में भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। अगर वो एजेंट कह रहा है उसकी ओर से तो भी माना जाएगा, या उसकी ओर से कोई और व्यक्ति कह रहा है वो प्रूव हो गया तो भी वो भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित किया जाए। कोई भी वोट देने के लिए जबरदस्ती वोट दिलवाता है, कोई भी कैंडिडेट या उसकी ओर से कोई एजेंट या उसकी ओर से कोई व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार के प्रति कोई भी जबरदस्ती वोट दिलवाता है या वोट दिलने से वंचित रखता है, तो भी ऐसी स्थिति में भी वो भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। किसी व्यक्ति को इस प्रकार खड़ा होने या न होने, या उम्मीदवारी वापस लेने, या निर्वाचन से हट जाने के लिए, या किसी निर्वाचक को मत देने या मत देने से विरत रहने के लिए इनाम के रूप में हो, तो भी वो वहां से हटेगा। अब परितोषण का मतलब क्या है कि केवल धन का इनाम नहीं। इस खंड के प्रयोजनार्थ शब्द परितोषण धन ही है। परितोषण या धन के रूप में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बंधित नहीं है, इन सब रूपों के मनोरंजन या इनाम के सभी रूप में शामिल है। मतलब केवल और केवल पैसों का, रोकड़ का नहीं, और किसी को कोई और एंटरटेनमेंट का, टूर का वादा कर लिया कि मैं तुम्हें वहां घुमा दूंगा, थाईलैंड घुमा दूंगा, है ना, तो मुझे वोट दो, ये करो, ये सारी चीजें इसमें जो है वो इसमें शामिल है।
अब दूसरा है, पहला तो हो गया रिश्वत, दूसरा है असम्यक असर डालना, ये भी भ्रष्ट आचरण में आएगा। कैसे? अर्थात किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप का प्रयत्न, कोई वोटर है उसको स्वतंत्र रूप से अपना वोट देना है, उसमें कोई भी उम्मीदवार या उसकी ओर से कोई एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप करता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो भ्रष्ट आचरण में शामिल होगा। परंतु इस खंड के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत जो किसी उम्मीदवार या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को जिससे उम्मीदवार या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति जिसके अंतर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासित आता है, पहुंचाने की धमकी देता है, अगर इस तरह का वो कुछ काम करता है कि तुम मुझे वोट दो नहीं तो मैं तुम्हें समाज से बाहर करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो भी वो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या ऐसा कोई व्यक्ति जिससे वह हितबद्ध है देवी या प्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा। यानी कि वो इस तरह से कहता है कि अगर तूने हमें वोट नहीं दिया या उनको वोट दिया तो तुम्हें भगवान ये कर देगा या वो कर देगा या कोई और तुम्हें कह देगा। इस तरह से आध्यात्मिकता का जो है चोला पहन के उनको डराता है या डराने का प्रयत्न करता है, तो वो भी किस में आ जाएगा? वो भी आपके भ्रष्ट आचरण में आएगा। यह समझा जाएगा कि वह ऐसे उम्मीदवार या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खंड के अंतर्गत हस्तक्षेप करता है। यानी ये सब यदि वो करेगा तो ये समझा जाएगा कि वो किसी भी वोटर को जिसका स्वतंत्र अधिकार है कि वो वोट दे सके, उसको जो है डायरेक्टली वो और इनडायरेक्टली भंग कर रहा है। लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन ये इसमें शामिल नहीं है, इसको यह जो आप इस तरह से शामिल नहीं कर सकते। लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय से बिना बना है, नहीं बिना है, मतलब हस्तक्षेप करने की आशय से बिना है, इस खंड के अंतर्गत हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा। अगर कोई पब्लिक पॉलिसी लेके आ रहे हो, कोई कह रहे हो कि भाई हम हमारा ये घोषणा पत्र है, हम ये करेंगे, तो फिर है जो वो इसमें जिसका आशय ये नहीं हो कि कोई वोटर के राइट्स में आप जो है वो उसमें कोई खलल दे रहे हो, तो आप इसको जो है इसमें नहीं समझोगे। तीसरा, किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के लिए वोट देने और वोट देने से रोकने। किस किस के आधार पर? धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति को वोट देने या वोट देने से रोकने की या उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या तो एजेंट या कैंडिडेट खुद या उसकी ओर से उनकी सहमति से कोई और व्यक्ति अपील या उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना को अग्रसर करने के लिए या किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग, उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या उनकी दुहाई कोई देता है, तो वो किसी व्यक्ति द्वारा वो उसमें असम्यक आचरण माना जाएगा। परंतु इसका भी स्पष्टीकरण दे रखा है, इस अधिनियम के अधीन किसी भी उम्मीदवार को आवंटित कोई भी प्रतीक इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा। अगर उनका वोटर कोई चिन्ह है, वोट देने का चिन्ह है, वोट का निशान है, वो कोई चिन्ह है, तो फिर वो इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा आपको ऐसा नहीं कह सकते कि आपको तिरंगे की शोगन है, आप हमें वोट दो, या इस तरह के कुछ और कह सकते हैं, तो आपको वो जो है वो उसमें खलल डालना बस समझा जाएगा। चौथा, किसी भी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उसके उम्मीदवार या उसके निर्वाचन एजेंट की सहमति से किसी और व्यक्ति द्वारा भी, ये तो सब में आएगा, व्यक्ति खुद जो कैंडिडेट है, उसका एजेंट या इनकी सम्मति से कोई और व्यक्ति, ये तीनों निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों में धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणता की भावना का संवर्धन करना या संवर्धन का प्रयत्न करना, यानी कि इस आधार पे वैमनस्य पैदा करना और आप इस तरह का कोई व्यवहार करते हो जिसे धर्म, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय और इनके आधार पे यदि इस तरह का कोई प्रयत्न करते हो तो भी वो भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। पांचवा, किसी भी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार या उसके निर्वाचन एजेंट की सम्मति से किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए किसी उम्मीदवार के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सत्य की प्रथा है ना, इसका या तो आप उल्लेख करोगे या इसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन करोगे, तो भी वो भ्रष्ट आचरण में आएगा। और ये एक तरह से प्रमोट करना हो गया, सत्य प्रथा को प्रमोट करना हो गया। कहोगे कि भाई ये हमारा इस तरह का इतिहास है या आपका ये इतिहास नहीं है, इस आधार पर आप हमें वोट दो या हम आपको जो है चुनाव लड़ने से रोकेंगे, तो ये सारा किस में आएगा? ये सारा भ्रष्ट आचरण में आएगा। सत्य की परिभाषा इस अधिनियम में दे रखी है। छठा, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उसकी ओर से सम्मत किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या निर्वाचन से नाम वापस लेने
या निर्वाचन लड़ने से हट जाने के संबंध में ऐसे तथ्य का प्रकाशन जो मिथ्या है और जो उसके मिथ्या होने के उसका विश्वास है, जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है और उस उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकलित करता है। इसको ऐसा समझो, मतलब चुनाव प्रचार में दो व्यक्ति खड़े हैं, ए और बी। कौन कौन खड़े हैं? ए और बी। और बी ये झूठा प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है कि जो ए है ना, ए ने उसको समर्थन दे दिया, ए ने क्या कर दिया, बी को समर्थन दे दिया, वो झूठा प्रचार करता है। देखिए, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या निर्वाचन से नाम वापस लेने, बी ये फिरता कह रहा है कि भाई ए ने जो है मेरे पक्ष में नाम वापस ले लिया या निर्वाचन लड़ने से हट गया मेरे पक्ष में, या फिर ऐसा तथ्य अखबार में प्रकाशित करवा देता बी कि भाई ए है जो मेरे पक्ष में जो है नीचे बैठ गया है, या उसको पूरा का पूरा पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो गलत है, वो झूठ है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो व्यवहार है ये इसको क्या माना जाएगा? भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या किसी निर्वाचक है ना, जो एजेंट, उसके कैंडिडेट और उसके कुटुंब परिवार से, इनके अलावा यदि किसी को हो, उनके लाने ले जाने के लिए किसी यान या जलयान को उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके अन्यथा भाड़े पर लेना भी क्या कहलाएगा? भ्रष्ट आचरण कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति स्वयं, उसके एजेंट और उसके परिवार को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को लाने ले जाने के लिए भी यदि कोई भी भाड़े पर लेता है, संदाय लेता है, तो भी वो भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ छूट दे रखी, वो ये है कि यदि कोई अपने आप आ रहे हैं तो कि भाई हम तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तो फिर वो भ्रष्ट आचरण में नहीं है। लेकिन कैंडिडेट खुद की ओर से नहीं लगा सकता, वही छूट इसमें दे रखी है। परंतु निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने स्वयं के संयुक्त खर्चे पर स्वयं के किसी मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को प्रवाहित किए जाने के प्रयोजनात् यान या जलयान को भाड़े पर लाना, मतलब मैं खुद वोट देने जा रहा हूं भाई, मैंने तो किसी कैंडिडेट से पैसे नहीं लिए या किसी कैंडिडेट ने मेरे लिए गाड़ी नहीं भेजी है, हम 4 लोग हैं जो अपनी खुद की गाड़ी लेकर जा रहे हैं या अपने खुद के खर्चे पे कोई गाड़ी किराए की है और हम वोट देने जा रहे हैं, तो फिर वो भैया भ्रष्ट आचरण में नहीं होगा। और फिर ये इसकी भी परिभाषा है, परंतु ये और कि किसी ऐसे मतदान केंद्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने और वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर किसी निर्वाचन द्वारा किसी लोक परिवहन यान और जलयान या किसी ट्रेन या रेलगाड़ी का इस उपयोग का दिन भ्रष्टाचार नहीं समझा जाएगा। अब मैंने पहले ही बता दिया आपको कि भाई अपने खुद के खर्चे पे 4 लोग मिलकर जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, तो फिर ये भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगा। फिर स्पष्टीकरण दे रखा है कि यान से क्या मतलब होगा। 8वां, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए निर्वाचन से संबंधित किसी नियम या आदेश के उपबंध के उल्लंघन में वह उपगत करना या प्राधिकृत करना। निर्वाचन से संबंधित कोई भी आदेश है और यदि आपका उल्लंघन करते हैं कोई भी कैंडिडेट या उसका एजेंट, तो भी वो किस में माना जाएगा? भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार की सेवा में और निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग के किसी भी व्यक्ति से कोई भी सहायता मत देने से अन्यथा यदि कोई उपाप्त करता है, तो भी उसको ये समझा जाएगा कि उसने जो है इस प्रकार से प्रेरित किया है। किससे? देखिए, वोटर में वोट देने वाली, जो वोट करवाने वाली जो मशीनरी है, उनसे यदि किसी भी प्रकार की सहायता लेते हो। किससे? यदि वोट करवाने में कोई राजपत्रित कर्मचारी लगा, अधिकारी लगा, कोई भी संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य लगा, आप उनसे वोटिंग में अपने ओर से हेल्प लेते हो, मतलब कि अपने पक्ष में वोट करवाने के लिए हेल्प लेते हो। किस तरह की? वापस पढ़ते। उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सरकार की सेवा में और निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग के किसी भी व्यक्ति से कोई भी सहायता अभिप्राप्त करते हो या उपाप्त करते हो, उनसे कोई सेवा लेते हो, तो भी ये आपको दुष्प्रेरण का समझा जाएगा। किस किस से? पुलिस बल के किसी सदस्य से आप अपने पक्ष में वोटिंग करवाने के लिए सेटिंग करते हो, तो ये गलत है, ये भ्रष्ट आचरण है। आबकारी अधिकारी से, है ना, कि हमारे पक्ष का आबकारी अधिकारी लगा 2 पेटी दारू दे दे, है ना, कि आपको हम दारू दे देंगे या आप हमें लाके दारू दे दो, तो ये जो क्या है, ये आपका भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा। रेवेन्यू, राजस्व अधिकारी, पटवारी और इस प्रकार के अधिकारी भी इसमें शामिल है। आप इनसे कोई सहायता नहीं ले सकते चुनाव के दौरान। सरकार की सेवा में व्यक्तियों को ऐसा अन्य वर्ग जो विहित किया जाए, इन सब के अलावा भी जो अन्य वर्ग है जो ड्यूटी लगा है इलेक्शन में, उनसे भी आप किसी भी प्रकार की सेवा या सहायता प्राप्त नहीं कर सकते ड्यूरिंग इलेक्शन। यदि ऐसा करते हो तो वो भ्रष्ट आचरण में आएगा। स्पष्टीकरण दे रखा है इसमें आपको कि इन खंड का क्या क्या जो है स्पष्टीकरण, एजेंट क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, वो सब दे रखा है, वो आप पढ़ लो। अगली आज की हमारी लास्ट धारा है 30, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़ना। किसी सिविल न्यायालय को
वार्डों के परिसीमन, अगर किसी वार्ड का सरकार ने या राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन किया है तो उसमें ऐसे वार्डों को स्थानों के आवंटन आरक्षण, उसमें निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने में या निर्वाचन के संचालन से संबंधित किसी भी प्रश्न को ग्रहण करने और उस पर न्याय निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होगी। किसको नहीं होगी? सिविल न्यायालय को नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। प्रश्न आ सकता है कौन से न्यायालय को नहीं होगी? सिविल न्यायालय को। तो ऐसे प्रश्न सीधे कहाँ उठेंगे? हाई कोर्ट में उठेंगे। कहाँ उठेंगे? हाई कोर्ट में। दूसरा, किसी भी नगर पालिका के किसी निर्वाचन को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका से अन्यथा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। प्रश्न केवल उसी से किया जाएगा जो निर्वाचन याचिका से संबंधित होगी। तो मित्रों, ये थी आज की आपकी धारा। एक बार हम कल और आज वाले रिवाइज कर लेते हैं। कल थी 21 सदस्य होने के लिए अहर्क व्यक्ति, कौन कौन व्यक्ति अहरित होता है, यानी 21 जो व्यक्ति है वो हमने इसको देखा था। फिर 21 क्या है, कुछ स्थानों पर विशेष अहर्ता 21 से 35 वाली, जिसमें SC ST OBC की क्या रही थी वो हमने देखी थी। एक से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधता, यानी दो दो जगह पे एक साथ नहीं लड़ सकते 22 में। फिर ध्वनि विस्तारकों यानों आदि पर निर्बंध लगाया जा सकता है 23 में। सदस्यों के लिए साधारण निर्वाचन 24 में, ये इंपॉर्टेंट थी, कौन कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो सारी। फिर 25 में मतदान का अधिकार देखा था। आज हमने देखा निर्वाचन में मत देने की रीति क्या होगी कि मत पत्र से वोट हो सकता है, एक व्यक्ति एक ही वोट देगा, परोक्षी से वोट नहीं होगा, और सरकार और राज्य चाहे तो EVM लगा सकते हैं। आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार से भरी जाएगी? उप निर्वाचन से भरी जाएगी, ये हमने देखा। SC के लिए SC ही भरी जाएगी, ST के लिए ST, OBC के लिए OBC। यदि 4.5 साल बाद हुआ तो फिर नए चुनाव में भरी जाएगी। निर्वाचन अपराध कौन कौन से वो हमने देखे, भ्रष्ट आचरण कौन कौन सा था वो हमने देखा। और सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का जो है वर्जन कर रखा है कि इसमें सिविल न्यायालय में शामिल नहीं किया जा सकता, इसमें जो है वो शामिल नहीं हो सकता, ये बात हमने देखी। तो मित्रों, ये थी आज की आपकी क्लास, और 26 से 30 तक की सारी धाराएं हमने इसमें पढ़ाई है। आप लोग इसको बेहतर तरीके से रिवीजन कीजिएगा, और पढ़ने के बाद चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, टेस्ट प्रैक्टिस जरूर लगाइएगा। यदि आप हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। मिलते हैं मित्रों अगले ही सेशन में, तब तक के लिए आपके इस मित्र को दीजिए इजाजत। हाँ, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर कर ले, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले। टेस्ट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आप दिए गए कमेंट में लिंक में जाकर के ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आपके इस मित्र को दीजिए इजाजत। आप सबकी परीक्षा की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।